नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं नई कहानी के साथ आपका। और ये कहानी है उत्तराखंड की, जो घटी है उत्तराखंड में। और कहानी के पात्र है मौमिता दास, जो बंगाल की रहने वाली थी और दिल्ली में लाड़ोसराय इलाके में रहा करती थी। और वो टीचर थी आर्ट की, आर्ट पढ़ाया करती थी बच्चों की। उसी की कहानी है कि दीपावली की छुट्टी में कुछ इस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं कि वो दीपावली की छुट्टियां मनाने उत्तराखंड के लिए चले जाते हैं। और वहीं उनके साथ कुछ ऐसा घट जाता है। और ये पूरी कहानी जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा कहानी पे। चलते हैं कहानी पर, पूरी कहानी विस्तार से सुनाता हूँ। कहानी पे जाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें। कहानी की तरफ कहानी है मौमिता दास और उसके एक दोस्त अभिजीत की। अक्टूबर माह के महीने में सभी लोग अपनी दीपावली की छुट्टियों को एंजॉय करने और दीपावली धूमधाम से मनाने का प्रोग्राम बनाते ही हैं। ऐसे ही मौमिता दास और अभिजीत ने प्रोग्राम बनाया उत्तराखंड में जाकर छुट्टियां मनाने का, दीपावली मनाने का। वो उत्तराखंड चले जाते हैं दिल्ली से। और उत्तराखंड में जाकर कुछ उस तरह की घटना उनके साथ घटती है कि जिससे वो आखिरी दीपावली हो जाती है और उसके बाद वो लौट करके वापस नहीं आते। शुरुआत करते हैं कहानी की। लाडोसराय इलाके में किराए के मकान पे मोबिता दास रहा करती थी, जो गुड़गांव के किसी स्कूल में आर्ट पढ़ाया करती थी। मूल रूप से वो बंगाल की रहने वाली थी और जो अभिजीत था वो कोलकाता के दमदम इलाके का रहने वाला था। उसके बाद तय प्लान के अनुसार दोनों, अभिजीत जिसकी उम्र करीब 25 साल थी और मौमिता दास जिसकी उम्र करीब 26 साल थी, दोनों दोस्त मिलकर के उत्तराखंड पहुंच जाते हैं। उत्तराखंड में देहरादून में जाकर के स्टे करते हैं और वो बड़ी धूमधाम से दीपावली मनाते हैं। करीब 2 दिन तक वो देहरादून में मिलते हैं। उसने ये बातें अपने परिवार को बता दी थी कि हम अब की बार दीपावली उत्तराखंड के देहरादून में मनाएंगे। 2 दिन तक परिवार के लोगों से बात होती रहती है, लेकिन अचानक 2 दिन बाद उनकी बातचीत होनी बंद हो जाती है। तो घर वाले सोचते हैं कि शायद उनके मोबाइल में नेटवर्क वगैरह नहीं आवे, पहाड़ी इलाका है, और या उनकी मोबाइल की बैटरी डेड हो गई होगी। इसी के चलते 2-3 दिन और गुजर जाते हैं। उसके बाद भी उनकी बातचीत नहीं होती, तो उनके घर वाले चिंता करने लगते हैं। मौमिता दास के परिवार के लोग उसके दोस्तों से पूछताछ करते हैं फ़ोन करके और पता करने की कोशिश करते हैं कि मौमिता से आपकी बात हुई या ना हुई। उधर जो उसका दोस्त था अभिजीत, उसके भी परिवार वाले उन दोनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता है। उसके बाद उसके परिवार के लोग इंतजार करने लगते हैं कि कहीं दोनों में से किसी का फ़ोन आ जाए। लेकिन जब उनका फ़ोन नहीं आता है और कई दिन बीत जाते हैं, तो तारीख हो जाती है 28। करीब 5-6 दिन उनको गए हुए हो गए थे, लेकिन 2 दिन के बाद उनकी बात नहीं हो रही थी। इसी वजह से घर वाले परेशान और चिंता में रहते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। मौमिता के पिता दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने की पुलिस को सूचना देते हैं। वो कहते हैं लगातार 2-3 दिन तक उन्होंने बात की, उसके बाद हमसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। आखिर बच्चे गए तो गए कहाँ, और आखिर वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। सभी दोस्तों से पता करने के बाद उनके बारे में कुछ नहीं पता लगता, तो पुलिस इस मामले को दर्ज कर लेती है। पुलिस इस मामले की तहकीकात करने लगती है। दोनों के जो नंबर थे उनकी कॉल डिटेल निकालवाई जाती है और पुलिस उनमें से एक नंबर की छटाई करती है। जब एक नंबर ऐसा मिलता है जिस पे कई बार लगातार फोन पे बात, लंबी लंबी बात की गई थी, उसके बाद उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है। उस नंबर को चलाने वाले आदमी का नाम होता है राजू दास का नंबर होता है। राजू दास से कई बार बात की जाती है, लंबी लंबी बात की जाती है। इसके चलते पुलिस उसी नंबर पे कॉल करने की कोशिश करती है जो राजू दास का नंबर था, लेकिन पुलिस को ये भी पता लगता है कि वहां से वो फोन स्विच ऑफ आ रहा है और 23 तारीख से ही वो फोन बंद था। मतलब जिस दिन से उन दोनों का फोन बंद हुआ, उसी दिन से उस फोन पे भी कोई बातचीत नहीं हुई थी, उसी दिन से वो बंद आ रहा था। दिल्ली पुलिस इस मामले की छानबीन कर ही रही होती है, तभी जो अभिजीत नाम का लड़का था, उसके पिता भी उसका कोलकाता में दमदम पुलिस थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं और वो कहते हैं कि मेरे बेटे की मिसिंग हो गई है, बात पता नहीं चल रहा है वो कहाँ चला गया है। उधर कोलकाता पुलिस भी इस मामले में इन्वॉल्व हो जाती है और जांच शुरू कर देती है। इधर दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी, तो पुलिस को ये पता लगता है कि जो मौमिता दास थी, उसका नंबर 23 तारीख को बंद हुआ था, लेकिन 24 तारीख को सुबह फिर ऑन हुआ और उसमें एक नई सिम डाली गई जो मोहनदास के नाम से रजिस्टर्ड थी। और
जब पुलिस मोहनदास के पास पहुंचती है, मोहनदास के बारे में पता लगता है, तो उसे पूछताछ के बारे में पता लगता है कि जिस सिम को ये यूज कर रहा है उसका नाम रामदास ही था। पुलिस के नाम ने राजू दास का नाम दोबारा आ चुका था। अब पुलिस राजू दास की तलाश में जुट जाती है और दिल्ली पुलिस की एक टीम देहरादून पहुंचती है। देहरादून पुलिस से संपर्क करती है और देहरादून पुलिस से इस बारे में जानकारी करती है। तो पुलिस उनको चक्राता पुलिस थाने में भेज देती है कि वहां जाकर के आप पता कीजिए कि ये मामला उधर का है। उसके बाद चक्राता पुलिस स्टेशन दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है और दिल्ली पुलिस के साथ ही अभिजीत के चाचा और चाची भी रहते हैं और जाकर के वहां पता करते हैं। तो पुलिस को पता लगता है कि एक लावारिस पुलिस को बॉडी मिली है, जिसका अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है कि वो बॉडी किसकी है। तो पुलिस उसके बारे में जानकारी करती है। तो पुलिस को वो फोटो दिखाया जाता है जो लावारिस बॉडी का लिया गया था, वो वस्तुएं दिखाई जाती है जो उस बॉडी से बरामद हुई थी। जब उन चीज़ों को देखते हैं तो उसके चाचा और चाची तुरंत पहचान जाते हैं कि ये तो अभिजीत की ही बॉडी है। अब पुलिस को ये तो पता लग ही गया था कि अभिजीत इस दुनिया में नहीं है और पुलिस ये भी सोचती है आखिर उसका मर्डर किया किसने। और अभी तक मौमिता के बारे में कुछ भी पुलिस को नहीं पता लगा था। अब मौमिता की तलाश शुरू हो जाती है। उसके बाद पुलिस के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जिससे मौमिता और अभिजीत के बारे में कुछ पता लगे, अगर अभिजीत का मर्डर किसने किया है और अभिजीत किस तरह से मारा गया है। अब पुलिस के पास एक सस्पेक्ट था जिसका नाम था राजू दास, जो मौमिता के फोन से नई सिम चला रहा था। अब पुलिस उसी की तलाश में लग जाती है। पुलिस उसकी जगह जगह तलाश करती रहती है, लोगों से पूछताछ करती रहती है। तभी पुलिस के पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन था पुलिस के मुखबिर का। पुलिस का मुखबिर पुलिस को सूचना देती है कि जो राजू दास की आप तलाश कर रहे हैं वो अपने गांव संगरौली चला गया है और संगरौली से आज वो किसी गाड़ी में बैठ करके विकास नगर की तरफ जाएगा। तो पुलिस टीम एक्शन में आ जाती है और रास्ते में ही पहुंच जाती है विकास नगर और संगरौली के बीच में। और वहां जाकर के जिस गाड़ी के बारे में बताया गया तो पुलिस को वो गाड़ी नजर आ जाती है और पुलिस उस गाड़ी को रुकवाती है। और रुकवाने के बाद में जिस राजू दास के बारे में वो जानकारी प्राप्त करना चाहती थी या मिलना चाहती थी, अब पुलिस उसकी आइडेंटिटी चेक करती है ड्राइवर की। तो पुलिस को पता लगता है कि यही राजू दास है और पुलिस उस राजू दास को गिरफ्तार कर लेती है। राजू दास को गिरफ्तार करके पुलिस उससे पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद में वो पुलिस को पहले तो मना करता रहता है कि मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता, जिनके बारे में आप पूछ रहे हो मैंने इनको पहले कभी देखा नहीं, मिला नहीं, और तुम किसके बारे में पूछ रहे हो, कौन है मौमिता दास और कौन है अभिजीत बोस, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन जब पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने वो टूटने लगता है। वो कहता है कि इन दोनों को मैंने टाइगर फॉल के पास छोड़ा था और इसके बाद मैं उनको छोड़ करके अपने नए कस्टमर की तलाश में चला गया था, नई सवारी ढूंढने चला गया था, मुझे वहाँ अप डाउन करना होता है। लेकिन पुलिस उसकी बातों पे विश्वास नहीं करती और पुलिस उससे कहती है अगर ऐसी बात है तो मौमिता दास का मोबाइल जो तुम अपने लिए यूज कर रहे हो वो तुम्हारे पास कहाँ से आया। जब पुलिस उससे और भी कड़ाई से पूछताछ करने लगती है तो पुलिस के सामने वो टूटने लगता है और पुलिस के सामने एक ऐसा राज खोलता है जिसको सुन के पुलिस की भी पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो बताता है कि 23 अक्टूबर को करीब 5:30 बजे वो देहरादून से मौमिता दास और अभिजीत को लेकर के चक्राता के लिए आता है और रास्ते में करीब 4-5 किलोमीटर चलने के बाद उसी के गांव के 3 लड़के और मिल जाते हैं। उन तीनों को भी वो गाड़ी में बैठा लेते हैं। अभिजीत के पूछने के बाद बताता है कि ये मेरे गांव के ही लड़के हैं और हमें आपको छोड़ने के बाद गांव ही जाना है, तो ये मेरे साथ गांव ही चले जाएंगे। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है और पहाड़ियों की खूबसूरत वादियों से निकल करके रोड पर सड़क पर दौड़ने लगती है। थोड़ा सा अंधेरा होता है शाम को करीब 6 बजे पहाड़ी इलाके में। तो जो लड़के तीनों बैठे हुए थे वो मौमिता दास के साथ छेड़खानी शुरू कर देते हैं। इस छेड़खानी का अभिजीत विरोध करता है और राजू दास से कहता है कि आप गाड़ी को रोक दीजिए, हमें यहीं उतार दिए। लेकिन राजू दास गाड़ी को चलाता रहता है, उनकी एक भी बात नहीं सुनता। उसके बाद वो लड़के तीनों मारपीट करने लगते हैं अभिजीत और मौमिता से। काफी देर मारपीट करने के बाद में उनमें से एक आदमी एक रस्सी निकालता है और उस अभिजीत के गले में डाल देता है और उस रस्सी को जब तक वो खींचते रहते हैं जब तक उसने अपना दम नहीं तोड़ दिया। उसके मरने के बाद अब वो सोचते हैं इस लाश को किसी तरह से हम ठिकाने लगाएं और टाइगर फॉल की तरफ जाने की बजाय वो लाखा मंडल की तरफ चले जाते हैं और वहाँ उस बॉडी को उठा करके अपनी सीट के पीछे रख लेते हैं।
और उसके बाद उस लड़की को भी एक सुनसान जगह पे ले जा करके उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते हैं। जोर जबरदस्ती की पूरी इस कहानी को अब छुपाने की कोशिश की जाती है। वो सोचते हैं अगर इस लड़की को हमने जिंदा छोड़ दिया तो ये पुलिस के पास जाकर सारी हकीकत बता देगी और पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी। इसी के चलते मोमिता दास को भी मारने का प्लान बनाते हैं और उसी का दुपट्टा लेकर उसका गला खोल देते हैं और जब तक उसके गले को दबाए रखते हैं जब तक मोमिता दास की मृत्यु नहीं हो जाती। उसकी मृत्यु होने के बाद में अब वो सोचते हैं कि इन लाशों को ठिकाने लगा दिया जाए जिससे पुलिस को ये बातें पता नहीं लगे कि ये लाशें कौन है और ये किसने मारा है। जिसके चलते प्लान बनाया जाता है कि इनको उठा करके नदी में फेंक दिया जाए। रात को करीब 10 बजे वो उन दोनों लाशों को लेकर के नदी के पुल पे पहुंचते हैं और अभिजीत की बॉडी को बाद में पहले मोमिता दास की लाश को उठाते हैं और लाश उठा करके पुल से नदी में फेंक देते हैं और उसके बाद वो अभिजीत की भी लाश को उठा के नदी में फेंकने वाले होते हैं तभी वहाँ एक ट्रक आ जाता है और उसकी लाइट को देख के वो घबरा जाते हैं और वापस उस अभिजीत की बॉडी को उठा करके गाड़ी में रख लेते हैं और गाड़ी लेकर के वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद कुछ दूर दूर जाने के बाद एक सुनसान जगह आती है और वहाँ गहरी गहरी खाइयाँ होती है। अभिजीत की लाश को उठा करके वो गहरी गहरी खाइयों में फेंक देते हैं और तीनों लाश को उठाकर वो अपने गांव चले जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहने लगते हैं। लेकिन उन्होंने अभिजीत का एक पर्स और मोमिता का मोबाइल छीन लिया था, लूटपाट कर ली थी, जिससे मोमिता का मोबाइल जो स्विच ऑफ होता है उसमें वो नई सिम डाल देता है और वो सिम होती है राजू दास के पास। और 3 लड़के जो उसके राजू दास के दोस्त होते हैं वो कुछ कपड़े वगैरह उनके लेकर के गांव में उतर जाते हैं। पुलिस द्वारा पकड़ने पर इकबालिया बयान से राजू दास उन तीनों के बारे में बताता है कि वो तीनों गांव में ही हैं और आप गांव जाएंगे तो शायद उनको पकड़ पाएंगे। और वो राजू को लेकर के सीधे उनके गांव पहुंचते हैं। जैसे ही गांव में पुलिस की गाड़ी पहुंचती है तो तीनों लड़के सामने से आ रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का होता है जो कंधे पे अभिजीत का एक शॉल होता है वो कंधे पे डाल करके घूम रहा होता है और वो पुलिस को देखते ही भागने लगते हैं। और जैसे ही वो भागने लगते हैं तो पुलिस पहले से सचेत और मजबूत रहती है तो उनको भागने देती नहीं है और पकड़ लेती है और पकड़ करके थाने में लाती है। और जब वो देखते हैं शॉल तो पुलिस वालों को उसके जो कजन होते हैं वो बताते हैं कि ये शॉल तो हमारे ही उस रिश्तेदार का है जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी बॉडी मिली है पुलिस को। उसके बाद पुलिस इन तीनों को पकड़ कर रिमांड में लेती है, पूछताछ करती है पुलिस अपने तरीके से और उनकी निशानदेही पर लेके जाती है मोमिता की लाश को ढूंढने। और वो वहीं उसी जगह लेके जाते हैं पुलिस को जहाँ से उन्होंने वो लाश उठाकर नदी में फेंक दिया था। अब पुलिस गोताखोरों की मदद लेती है। गोताखोर उस पानी में डुबकी लगा कर उसकी लाश को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी दूर पास में जाकर के उनको एक बॉडी मिलती है जिस बॉडी पे ऊपर काली शर्ट पहनी हुई होती है, नीचे बिल्कुल नग्न होती है। तो उसके घर वाले कहते हैं कि हम श्योर नहीं कह सकते लेकिन 50% कह सकते हैं कि ये लाश मोमिता की है, क्योंकि उसको मरे हुए काफ़ी दिन हो गए थे और पानी की वजह से उसके चेहरे और बॉडी की आकृतियां बदल गई थी, जिसकी वजह से उसके घर वाले शायद पहचान नहीं पा रहे थे। उसके बाद मोमिता के भाई को बुलाया जाता है और भाई से पहचान करने के लिए कहा जाता है। और जब उसका भाई उस बॉडी को देखता है, उसके कपड़ों को देखता है, उनकी वस्तुओं को देखता है जो बॉडी से प्राप्त होती है, तो वो कन्फर्म कर देता है कि ये लाश मोमिता दास की है। उसके बाद पुलिस उस बॉडी का पोस्टमार्टम करती है और पोस्टमार्टम करके परिवारजन को उनकी लाश सौंप दी जाती है। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब पुलिस उनके खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाती है। पुलिस तीनों को गाड़ी में बैठाती है और पूछताछ करती है कि उनके द्वारा लूटा गया सामान कहाँ है। तो बताते हैं कि हमने सामान रास्ते में ही फेंक दिया था और पुलिस उनको उसी रास्ते से लेके जाती है जहाँ उनके साथ लूटपाट की गई, उसकी हत्या की गई और उस लड़की का बलात्कार किया गया। तो पुलिस उनकी निशानदेही पे जाकर जब खोज तलाश करती है तो पुलिस को दोनों बैग उनके मिल जाते हैं। अब ये पुख्ता सबूत हो जाता है कि उन दोनों ने ही उनको किडनैप किया था अपने साथ और उसके साथ बलात्कार की और उनकी हत्या की। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और कोर्ट में सबूत और चालान पेश करती है। करीब 4 साल सुनवाई चलती है लेकिन इस मामले का फैसला नहीं हो पाता है।
इसके बाद इस केस को ट्रांसफर देहरादून कर दिया जाता है और इसके बाद इस केस को देहरादून में शिफ्ट कर दिया जाता है। देहरादून कोर्ट में सुनवाई चलती है और पुलिस अच्छे मजबूती से इसमें गवाह और सबूत पेश करती है, जिससे अदालत को इन सभी को दोषी करार देना पड़ता है। और सभी को दोषी करार ठहराने के बाद में पुलिस इसमें जो ड्राइवर होता है राजू नाम का, उसको फांसी की सजा देती है। पुलिस उसको मुख्य आरोपी बनाती है और कोर्ट भी उसको मुख्य आरोपी मानते हुए दफा 302 फांसी की सजा जिसके तहत है, जिसमें मृत्यु का प्रावधान है, और उसके बाद 307 सबूत मिटाने की और कई तरह की धाराएं जोड़ करके उसको सजा दी जाती है, जिसमें उसको सजाए मौत दी जाती है। और तीनों जो उनके दोस्त होते हैं उनको ताउम्र सजा देती है, उम्र कैद की सजा मिलती है और 50-50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया जाता है। इस कहानी सुनने के बाद हम इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि इस तरह की घटना आगे भविष्य में किसी के नहीं हो, इसलिए अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आदमी को सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य दोस्तों को भी शेयर किए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बने रहिए इस कहानी में।